विवेक का वजूद तूफानों की जद में था। उसकी सगाई को सिर्फ 2 घंटे ही बीते थे और इस वक्त वह शहर में अपनी चाची के घर पर मौजूद था। उसकी मंगेतर अंदर किसी कमरे में थी, मगर विवेक का जहन शोर कर रहा था। चंद लम्हे पहले उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, अब गायब हो चुकी थी। भविष्य के सुनहरे ख्वाब उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। जो कुछ सोनिया ने थोड़ी देर पहले आकर उसके कान में कहा था, उसके बाद तो उसे लगने लगा था जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म, आखिर क्यों किया गया मेरे साथ? विवेक की पेशानी पर बल पड़ने लगे और उसने बेइख्तियार अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद पर काबू पाया। चलें बाबा जान, हमें गांव पहुंचते पहुंचते वक्त लग जाएगा। हवेली का रास्ता भी यहां से काफी दूर है। वह अचानक उठ खड़ा हुआ। कमरे में मौजूद बाबा जान, जो चाचा जान के साथ विवेक और ऐशा की शादी के इंतजामात पर बात कर रहे थे, चौंक उठे। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? बाबा जान ने उसकी तरफ गहरी निगाह से देखा, लेकिन विवेक खुद पर जब्त किए कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिमाग उबल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वह यह सोच रहा था कि गांव जाने से पहले अपनी होने वाली बीवी से एक मुलाकात कर ले। अब तो वह उसी के नाम पर लिखी जा चुकी थी। अब तो उसके वजूद पर सिर्फ विवेक का हक था। मगर अब उसका जहन खाली हो गया था और वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। उसका दम घुटने लगा था। छोटे से घर से बाहर निकलकर उसने गहरी सांस ली। ये सब क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? उसने पलटकर ऊपरी मंजिल की तरफ देखा, जहां ऐशा का कमरा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। झकमी आंखों से वह उस कमरे की खिड़की की ओर देखता हुआ बड़बड़ाया। खिड़की खुली थी। सफेद पर्दा हवा में हिल रहा था, लेकिन ऐशा की झलक उसे नजर नहीं आई। क्या हो गया है तुम्हें विवेक? मैं तुम्हारी शादी की बातें तय कर रहा था। अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब रोज रोज तो मैं गांव से यहाँ शहर नहीं आ सकता। इतना लंबा सफर मुझसे नहीं होता, और फोन पर ये सब बातें तय नहीं हो सकती। चलो अब, बाबाजान ने नाराजगी से डांटा। विवेक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक आखिरी बार उस कमरे की तरफ देखा और फिर गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से निकल गया। कमरे में मौजूद ऐशा ने बेइख्तियारी में खिड़की की ओर से झांका। वह जानती थी कि थोड़ी देर पहले वह बाहर खड़ा था और खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन वह जानबूझकर पर्दे के पीछे छिप गई थी। गाड़ी जा चुकी थी, सड़क खाली थी। ऐशा की आंखों में नमी उतर आई। उसने अपनी पलकें मूंह कर आंसू भीतर उतारे और धीरे धीरे चलते हुए बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। शादी का खूबसूरत जोड़ा अब भी उसके जिस्म पर था। आईने की तरफ देखते हुए वह एक पल को ठिठक गई। 20 साल की जिंदगी में वह कभी इतनी हसीन नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में मुस्तकबिल के डर थे। लंबी पलकों ने उसकी आंखों को ढक रखा था। लंबे बाल, जिनके सिरों पर कर्ल्स बने थे, इस वक्त खूबसूरत हेयर स्टाइल में सजे हुए थे। होंठों पर लगी तेज लिपस्टिक अब फीकी पड़ चुकी थी। वह दुल्हन तो बनी थी, लेकिन उसका शौहर उसे एक नज़र देखे बगैर ही चला गया था। वह नहीं जानती थी ऐसा क्यों हुआ। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? धड़कते दिल के साथ पहला ख्याल यही उसके दिल में आया। थक कर वह बिस्तर पर बैठी और सिर बिस्तर की पीठ से टिका लिया। कब खत्म होंगे मेरे इम्तिहान? आखिर कब मुझे सुकून का एक लम्हा मिलेगा? आंखों में आए आंसू पोंछते हुए वह ऊपर वाले से शिकवा कर रही थी। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए विवेक के जहन में आंधियां चल रही थीं। सोनिया के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। होंठ भींचे, सामने सड़क पर निगाहें जमाए, वह अपनी सोचों को झटकने की कोशिश में था। मगर सोनिया के वो लफ्ज हथौड़े की तरह उसके जहन पर बरस रहे थे। तो ये है तुम्हारा चुनाव? मुझे छोड़कर तुमने जिसे चुना है, देखा तो होता कि वो तुम्हारे काबिल भी है या नहीं। सिर्फ खूबसूरती पर ही मरमिटे हो। माना कि वो बेहद हसीन है, मगर किरदार भी कोई चीज होती है। सोनिया ने जैसे विवेक के कानों में झर घोल दिया था। उसने झटके से सिर हिलाया। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बाबा जान के पूछने पर उसने चुपचाप ना में सिर हिला दिया। मैंने शादी की तारीख तय कर दी है। हवेली में तो वैसे भी सभी इंतजाम मुकम्मल हैं। हाँ, लेकिन निखिल को थोड़ा वक्त चाहिए था, इसलिए मैंने उसे दहेज वगैरह की तैयारी के लिए रकम दे दी है। 1 महीने में वह सब तैयार कर लेगा, फिर हम अपनी बहू को विदा करवा लाएंगे। बाबा जान के लहजे में मोहब्बत थी। तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी, उन्होंने आखिर में विवेक को याद दिलाया।
मगर विवेक तो जैसे उनकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। 1 महीना बाद, सिर्फ 1 महीना बाद, स्टीयरिंग पर जमी उसकी उंगलियां कस गईं। हवेली के सामने गाड़ी रोकते हुए उसने बस बाबाजान के उतरने का इंतजार किया और फिर गाड़ी को तेजी से भगा ले गया। वह चाहता था कि इस 1 महीने को किसी तरह बीच से मिटा दे। उसके जहन में जो शक पल चुका था, उसने उसे बेकरार कर दिया था। ये महीना एक पलक झपकते ही गुजर गया। वह दिन रात अपनी सोचों और उलझनों से लड़ता रहा, लेकिन वक्त को रोक न सका। कई बार उसने मोबाइल उठाया कि ऐशा को कोई मैसेज कर दे, मगर फिर हिम्मत जवाब दे जाती। जब भी दोस्त मिलते, उसे चिढ़ाते, हाँ भाई, बचपन की मोहब्बत को पाने वाले हो। जब भी शहर आते थे तो बस उसी का नाम लेते रहते थे, और अब उससे शादी कर रहे हो तो चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों है। उसका करीबी दोस्त करण जब भी उसे खामोश बैठा देखता, पूछ ही लेता, मगर विवेक के पास किसी सवाल का कोई जवाब न होता। सोनिया ने उसके भीतर जो शक का झर बोया था, अब वह एक घना और मजबूत दरख्त बन चुका था, और उस दरख्त की जड़ें काटने के लिए विवेक सिर्फ अपनी शादी की रात का इंतजार कर रहा था। अब जो कुछ भी होगा, शादी की रात को ही होगा। उसी दिन तय होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उसने दोनों हाथों से सिर थामकर आखिरी फैसला कर लिया था। महीना न चाहते हुए भी गुजर गया। जब वह बारात लेकर चाची के छोटे से घर पहुंचा, तो एक पल को ठहर सा गया। न कोई सजावट, न ही कोई रौनक। चाची का घर बिल्कुल भी शादी वाला घर नहीं लग रहा था। शायद किसी को इस शादी की खुशी ही नहीं थी। एक कड़वी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। उसे लॉन्स में बैठा दिया गया। विवेक ने सिर उठाया। सामने पर्दे की ओट से एक स्त्री सिलहूट दिखाई दे रही थी। गुलाबी रंग का आंचल लहरा रहा था, और तभी पर्दे की ओर से किसी ने झांका। वह सोनिया थी। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान थी, मानो कह रही हो, बस यही थी तुम्हारी मर्दानगी, यही था तुम्हारा ज़र्फ। मैंने तो सुना था कि हवेली वाले बड़े ऊंचे लोग होते हैं, लेकिन तुम तो झूठा खाना भी छोड़ नहीं सके। सोनिया का यह जुमला विवेक के जहन में हथौड़े की तरह गूंजा। मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं बाबाजान, आप लोग रुखसती करवा कर ले आइएगा, खड़े लहजे में कहकर वह गाड़ी में जा बैठा। सबने उसे हैरानी से देखा। दुल्हन को ले आओ भई, अब हमें शहर के लिए निकलना चाहिए। बाबाजान की आवाज पर कुछ ही देर में लड़कियों के झुंड में से दुल्हन को नीचे लाया गया। लाल जोड़ा संभालते हुए वह धीमे धीमे कदमों से चलती हुई आ रही थी। उसके वजूद की हल्की सी कंपी भी साफ नजर आ रही थी। चाची ने उसे बेरुखी से गले लगाया। खुश रहो भई अपने घर में और आबाद रहो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी हरकतें इस लायक हैं। धीमे लहजे में कान में झर उड़ेलती उनकी बातों से ऐशा सिहर उठी। उसका चेहरा जैसे सफ़ेद चादर सा हो गया। हवेली से आई हुई सारी औरतें उसके साथ थीं। सुधा देवी आगे बढ़ीं और उसका हाथ थाम लिया। मेरी बहू को ज्यादा तंग मत करना, हम इसे जल्द ही हवेली से शहर ले जाया करेंगे। वे वास्तव में विवेक की दुल्हन से बहुत मोहब्बत करती थीं। आखिरकार इकलौता बेटा था उनका, और आज उसी की दुल्हन को विदा करवाकर ले जा रही थीं। बेहद खुश थीं। ऐशा को गाड़ी में बैठा दिया गया, और सामने बैठे विवेक ने एक बेरुखी भरी नज़र डालना भी जरूरी नहीं समझा। उसके भीतर तूफान मचल रहे थे। गाड़ी हवेली की ओर रवाना हो चुकी थी। हवेली पहुंचते पहुंचते रात हो गई, और जब वे पहुंचे तो रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त विवेक अपने दोस्तों के घेरे में हवेली के बाहर बैठा था। ऐशा को रस्मों से फौरिग कर उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। क्या बात है यार, तू अपने कमरे में नहीं जा रहा? आज की रात तो लोग कमरे में जाने के लिए तड़पते हैं, और तू है कि ऐसे बैठा है जैसे कोई जबरदस्ती शादी कर दी हो। करण ने उसे गौर से देखा। विवेक सिर झुकाकर रह गया। हाँ, जा ही रहा हूं, कहकर सिगरेट को जूते तले मसलता हुआ वह उठ खड़ा हुआ। करण उसकी बेताबी और उलझन भरी हरकतों को गौर से देखता रहा। टूटे हुए कदमों से चलता हुआ वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वह जाग रही थी, शायद उसी का इंतजार कर रही थी। भारी कदमों की आहट सुनकर उसके वजूद में हल्की सी कंपी दौड़ गई, जो विवेक की निगाहों से छुप न सकी। उसके दिल को कुछ हुआ। क्या पता, जो कुछ उसने सुना था वह सब झूठ हो। गहरी सांस लेते हुए विवेक ने खुद को सामान्य किया और बिस्तर पर उसके सामने आकर बैठ गया। उसने फौरन अपने दोनों पैर समेट लिए। ऐशा का दिल जोर से धड़क उठा। कैसी हो?
सादा सा वाक्य जिसमें कोई भावना नहीं थी, विवेक के मुंह से सुनकर ऐशा को हैरानी हुई। तभी विवेक ने हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठा दिया। चेहरा सामने आया तो वह ठहर सा गया। हाँ, उसे पता था कि वह खूबसूरत है, लेकिन उसका रूप इतना मुकम्मल था कि विवेक एकटक उसे देखता रह गया। जो कुछ उसके मन में था वह सब भूल गया। मैं ठीक हूँ, ऐशा ने मुश्किल से कहा। सफ़र लंबा था, थकान तो नहीं हुई? विवेक ने नरमी से उसका हाथ थामते हुए पूछा। ऐशा ने सिर हिलाकर नहीं कहा। तभी विवेक को अचानक अफसोस हुआ कि वह इस अहम रात के लिए बिना किसी तैयारी के आया था। उसके पास ऐशा के लिए कोई तोहफा भी नहीं था। शायद तुम्हें हैरानी हो कि इतनी बड़ी हवेली और ज़मीन जायदाद का मालिक होने के बावजूद मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई का कोई तोहफा नहीं ला सका। पर सच ये है कि मुझे वक़्त ही नहीं मिला। वह हल्की शर्मिंदगी से सफाई दे रहा था। ऐशा के होठों पर धीमी सी मुस्कान उभरी। कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत से तोहफे रखे हैं। विवेक चौंक गया। बात ऐशा ने सामान्य लहजे में कही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर विवेक के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। सोनिया के कहे हुए जुमले एक बार फिर उसके जहन में गूंज उठे। तोहफे लेने की तो उसे आदत है, आप उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं करते तो क्या हुआ, और बहुत से लोग हैं यहाँ जो लेन देन करते रहते हैं उसके साथ। उसने झटके से अपना हाथ खींच लिया। ऐशा उसके बदलते चेहरे के भाव पड़ रही थी। आज हमारी शादी की रात है। तुम्हें तो पता होगा कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। मैं थोड़ा अलग सोच का इंसान हूँ। मुझे झूठा खाना पसंद नहीं, और ख़ास तौर पर बदचलन लड़कियों से मुझे नफ़रत है। वह उसकी आंखों में झांकते हुए तीखे लहजे में कह रहा था। ऐशा को उसकी आंखों में मौत की सी ठंडक दिखी। वह सन्न रह गई। इन आंखों में उसने हमेशा प्यार देखा था, लेकिन आज वहां कुछ और ही था। उसका दिल जोर से धड़क उठा। देखो ऐशा, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि तुम्हारे चरित्र में वैसी पवित्रता नहीं है जैसी मुझे चाहिए, या मुझसे पहले किसी और मर्द से तुम्हारा कोई रिश्ता रहा है, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। वह बेरहमी से उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। ऐशा कांप उठी। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा उसकी सांस थम जाएगी। विवेक उठकर अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा, कमरे की लाइट बंद की और फिर उसके पास आया। उसने ऐशा का हाथ थाम लिया। वह सिसक उठी। क्यों? कोई परेशानी है मेरे पास आने में? विवेक की आवाज़ में हल्का सा तंज था। ऐशा ने चुपचाप सिर हिला दिया। तो फिर देर किस बात की? उसने अपना और उसका फासला कम करते हुए उसे थाम लिया। ऐशा ने अपनी सिसकी होंठों में दबा ली। विवेक के बारे में जो कुछ उसने सोचा था वह उससे बिल्कुल अलग निकला, और यही बात उसे तोड़ रही थी। आने वाले पलों का डर उसे भीतर से चीर रहा था। रात बूंद बूंद बीतती रही। हवेली के लोग गहरी नींद में सोए रहे। ऐशा जानती थी कि सुबह उसके साथ क्या होगा, और उसका अंदेशा सही निकला। सुबह जब उसकी आंख खुली, विवेक बिस्तर के दूसरी तरफ बैठा उसे देख रहा था। उठो, हवेली वालों के जागने से पहले पहले अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी आंखों में नमी थी और लहजा बर्फ की तरह ठंडा। ऐशा तड़प उठी। क्या हुआ है विवेक? आपका रवैया ऐसा क्यों है? आप कल रात से मेरे साथ इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुझसे मोहब्बत की शादी की थी। क्या आप अपनी सारी मोहब्बत भूल गए? वह रो पड़ी। कल रात से उसका बर्ताव सहते सहते वह थक चुकी थी, और अब यह नया आदेश। मोहब्बत? विवेक का चेहरा तमतमा गया। यही सिला दिया तुमने मेरी मोहब्बत का? तुम्हें पता था कि तुम मेरी मंगेतर हो। बचपन से तुम्हें मेरे नाम से मंसूब किया गया था, लेकिन तुम कुछ सालों तक भी अपनी इज्जत को मेरे लिए बचा नहीं सकीं। अपना कौमार्य तक नहीं संभाल सकीं मेरे लिए। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी पाकीज़गी पर, जब मैंने खुद अपनी आंखों से कल रात सबूत देख लिया है कि तुम कुंवारी नहीं हो। बोलो, कितने मर्द थे तुम्हारी जिंदगी में? कौन कौन था मुझसे पहले? वह अचानक जोर से चीखा। ऐशा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। शर्म और बेइज्जती से उसके गाल सुर्ख पड़ गए। एक कंप कंपी थी जो उसके वजूद पर तारी हो गई। आप ये क्या कह रहे हैं? उसके होंठों से मुश्किल से निकला। आंसू थे कि आंखों से लगातार बहते चले आ रहे थे। हाँ ऐशा, मैंने खुद देखा है। तुम पाक नहीं हो। तुम मुझसे पहले किसी मर्द के साथ रिश्ता रख चुकी हो। और बताओ,
वो कौन था और कितने थे? यह बात तुम मुझे खुद बताओगी। आगे बढ़कर उसके बाजू को पकड़ते हुए विवेक ने जैसे उसके वजूद में झर घोल दिया हो। वह तड़प उठी। प्लीज, खुदा के लिए ऐसा इल्जाम मत लगाइए। ये बात सही है कि मैं कुंवारी नहीं हूं, लेकिन इसकी वजह कोई मर्द नहीं है। बचपन में मुझे खेलों का बहुत शौक था। एक दिन साइकिल चलाते वक्त गिर गई थी और उसके बाद। बस करो, विवेक ने दहाड़ते हुए उसकी बात काट दी। मुझे ये बेहूदी कहानियां मत सुनाओ। मैं कहता हूं, निकल जाओ मेरी हवेली से, अभी और इसी वक्त। विवेक की आंखों में दर्द था, जैसे वो खुद अपने आप से लड़ रहा हो। सामने बैठी अपनी मोहब्बत से नजरें चुराना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसकी अहंकार पर गहरी चोट पड़ी थी। सोनिया की बातें बिल्कुल सही साबित हो गई थीं। जिस घमंड से उसने सोनिया को जवाब दिया था कि मेरी एशा ऐसी नहीं है, वही घमंड बीती रात टूट गया था और अब वो खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। शायद वे दोनों उस पल के असर से कभी न उभर पाते कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खुद को संभालते हुए विवेक ने दरवाज़ा खोला। विवेक, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है। माँ की बात सुनते ही वह तेजी से वॉशरूम की ओर भागा। उल्टा सीधा हाथ मुंह धोकर कार की चाबी उठाई और माँ के पीछे पीछे बाहर निकल गया। कमरे में बैठी एशा फूट फूट कर रो पड़ी। कमरे का दरवाज़ा अब बंद हो चुका था और उसके पास अपनी किस्मत पर मातम करने के सिवा कोई चारा नहीं था। कमरे में अब भी विवेक की हल्की सी महक बाकी थी। थके हारे अंदाज में बिस्तर की पीठ से टिकते हुए एशा की आंखों के सामने उसका सारा अतीत घूम गया, जिसने उसे इस हाल तक पहुंचा दिया था। वह सिर्फ 10 साल की थी जब उसके पिता का देहांत हुआ था। अगर उनकी मौत सामान्य तरीके से हुई होती तो शायद वो भी आम बच्चों की तरह अपने पिता के लिए आंसू बहाती, लेकिन उसके पिता की मौत उसके लिए शर्म का कारण बन गई थी। उसका पिता एक ऐसी जगह पकड़ा गया था जहां शरीफ आदमी दिन के उजाले में भी जाना पसंद नहीं करते। शराबी स्वभाव के कारण उसने कभी अपनी बीवी के साथ ढंग से जीवन नहीं बिताया। अक्सर नशे की हालत में इसी तरह की जगहों पर पाया जाता था। लेकिन उस रात जब पुलिस ने छापा मारा, बाकी लोगों के साथ ऐशा का पिता भी पकड़ा गया। बदकिस्मती से वह भागने की कोशिश में पुलिस की गोली का शिकार बन गया। जब उसकी लाश घर आई तो रोने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ऐशा की माँ दूर से चुपचाप आंसू बहा रही थी और ऐशा उसकी गोद में सिमटी कांप रही थी। न जिंदगी किसी काम की थी, न मौत। पास बैठी औरतों की ये फुसफुसाहटें ऐशा का दिल चीर रही थीं। पिता की मौत के कुछ ही दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी माँ भी चल बसी। मकान किराए का था, कमाई का कोई जरिया नहीं था। सिर्फ 10 साल की एशा अपने घर में अकेली बैठी थी जब उसके चाचा चाची वहां आए। हवेली वाले ताया तो पहले से ही उसके पिता से कोई संबंध रखना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि मौत पर भी नहीं आए। सिर्फ उनका बेटा विवेक आया था, जिसने सारे इंतजाम किए। उस वक्त विवेक 15 साल का था। चाचा चाची शहर में एक छोटे से घर और दुकान के सहारे जीवन चलाते थे। चाची के चेहरे की झुंझलाहट साफ बता रही थी कि उन्हें एशा को साथ ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हम तो पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इसे कैसे पालेंगे? उन्होंने नाराजगी से कहा। चाचा ताया से फोन पर कह रहे थे, आप चिंता न करें, मैं इसका खर्च भेजता रहूंगा। ये बच्ची शहर में पली बड़ी है, गांव के माहौल में ढल नहीं पाएगी, और वैसे भी आज से आप इसे मेरे बेटे विवेक की मंगेतर ही समझें। जब बालिग हो जाएगी तो मैं इसे ब्याह कर अपने घर ले आऊंगा। ताया की इस बात पर चाची की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सामने बैठी डरी सहमी 2 चोटियों वाली नाजुक सी ऐशा की ओर नफरत भरी नज़र से देखा और उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आईं। लेकिन वहां ऐशा की जिंदगी और भी तंग हो गई। चाची के लिए वो महज एक बोझ थी। अगर उन्हें हवेली से हर महीने आने वाली रकम का लालच न होता तो शायद कब की ऐशा को जान से मार चुकी होतीं। उन्हें उससे बेहद नफरत थी। नफरत की वजह बिल्कुल साफ थी। उनकी अपनी बेटी सोनिया, जो ईशा से 2 साल बड़ी थी, लेकिन न तो उसका कद काठी ईशा जैसा था और न ही रंग रूप। ऊपर से जिस स्कूल में सोनिया पढ़ती थी, वहां उसकी आए दिन की शिकायतों से चाची जान परेशान आ चुकी थीं, जबकि उसी स्कूल में जब ईशा को दाखिला मिला तो उसने पहले ही साल पूरे स्कूल में टॉप कर लिया। यही वजह थी कि सोनिया और चाची जान दोनों के दिल में ईशा के प्रति नफरत गहराती चली गई।
चाची जान का घर बाजार से काफी दूर था और हर छोटे बड़े काम के लिए ईशा को ही भेजा जाता। घर में एक पुरानी सी साइकिल थी जिसे चलाते समय उसके पैरों में दर्द होने लगता और झटकों से उसका पूरा शरीर थक जाता। उस दिन भी उसका बाजार का यह 5वां चक्कर था। चाची जान, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और साइकिल नहीं चला सकती, ईशा ने आंसू पीते हुए कहा। लेकिन जवाब में चाची जान का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। तुम्हारे चाचा हुक्म देकर गए हैं कि फली बनानी है और घर में फली नहीं है, जाकर सामान लेकर आओ, बस नवाबों की तरह ठूंसना आता है। डरी सहमी ईशा ने सोनिया की ओर देखा जो आराम से च्युइंगम चबा रही थी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, सोनिया बोली। उम्र में 2 साल बड़ी सोनिया न सिर्फ भारी भरकम थी बल्कि बेहद आलसी भी। साइकिल की कैरियर पर बैठते हुए उसने ईशा को हुक्म दे दिया कि वह साइकिल चलाए। मन न होते हुए भी ईशा को सोनिया के बोझ के साथ साइकिल घसीटना पड़ी। रास्ते में अचानक उसे पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ और वह लड़खड़ाते हुए साइकिल से उतर गई। किसी तरह दोनों घर लौटीं, लेकिन घर पहुंचते ही ईशा हैरान रह गई। उसके कपड़ों पर खून के हल्के निशान थे। शायद उसे कहीं चोट लग गई थी, उसने सोचा और बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन यह वाकया उसकी यादों में चिपक कर रह गया। दोस्त तो कोई थी नहीं, इसलिए उसने यह बात सोनिया को ही बता दी। 2 साल बड़ी सोनिया अक्ल और समझदारी में उससे कहीं आगे थी, लेकिन गोल गोल आंखें घुमाते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, और बात को टाल दिया। पर सच्चाई यह थी कि यह घटना दोनों के लिए ही अजीब थी। न ईशा इसे भूल सकी और न ही सोनिया का ईशा के लिए जलन कम हुई। समय बीतता गया। हवेली से आने वाले सारे तोहफे सोनिया के हिस्से में चले जाते। सिर्फ विवेक नाम की एक अंगूठी थी जो वह चाहकर भी ईशा से नहीं छीन सकी। अब ईशा 18 साल की हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। सोनिया भी उसी कॉलेज में थी और दुर्भाग्यवश उनकी कक्षा भी एक ही थी। चाची जान ने एहसान जताते हुए कॉलेज वैन की सुविधा दिला दी थी, जिसे ईशा एक सहूलियत समझती थी, पर यह उसके लिए एक नई मुसीबत बनने वाली थी। उस दिन कॉलेज में एक फंक्शन था जहां महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी समस्याओं पर एक टीम उन्हें गाइड कर रही थी। प्रमुख मुद्दा यह था कि लड़कियों के कुंवारपन का सबूत आखिर क्या है। ईशा बार बार झपकियां ले रही थी। पिछली रात चाची जान ने उसे पूरी रात खड़ा करके हलीम बनवाई थी। सुन तो सही, क्या बोल रही है, मुंह खोल के सो रही है, सोनिया ने झुंझलाकर उसे टोका। आंखें खोलते ही ईशा ने देखा कि सामने खड़ी मॉडर्न सी महिला, जो शायद डॉक्टर थीं, बता रही थीं कि बचपन में साइकिल चलाने, भारी सामान उठाने या खेलकूद में कई बार लड़कियों का हाइमन फट जाता है और यह मान लेना कि ऐसी लड़कियां पवित्र या कुंवारी नहीं होतीं, एक गलत सोच है। ईशा सन्न रह गई। बचपन की वह साइकिल वाली घटना उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ था? उसने घबराकर इधर-उधर देखा। पसीना पोंछते हुए जब उसने बाईं ओर देखा तो सोनिया उसे ही गौर से देख रही थी, लेकिन ईशा की नज़रें पड़ते ही उसने मुंह फेर लिया। सोनिया, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ईशा ने उठते हुए कहा। सोनिया ने बेजारी से मुंह बनाया। बैठ जाओ, लंच सर्व करेंगे ये लोग, खाना खाकर ही जाएंगे, घर पे तो अम्मा ने दाल ही बनाई होगी। सोनिया किसी गहरी सोच में डूबी लग रही थी। अनिच्छा होते हुए भी ईशा फिर बैठ गई। स्क्रीन पर चल रहे मुद्दे उसके सिर दर्द को और बढ़ा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद वैन के बाहर एक दुबला पतला सा 20 साल का लड़का खड़ा था, ड्राइवर, जो पढ़ाई में कमज़ोर था और कॉलेज की लड़कियों को लाने ले जाने का काम करता था। सोनिया पहले वैन में जा बैठी, फिर वह ईशा से बोला, आप आगे बैठ जाइए, पीछे बहुत भीड़ है, आपको घुटन होगी, आप तो बहुत नाजुक सी हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ हो। उसका लहजा कुछ अजीब था और ईशा ठिठक गई। सोनिया ने वैन की खिड़की से गर्दन बाहर निकालकर देखा और बुदबुदाई, बड़ा ख्याल आ रहा है इस छमकछल्लों का, कहीं इसका कोई और चक्कर तो नहीं। सोनिया की आंखें चमक उठी थीं, जबकि ईशा बुरी तरह घबरा गई थी। नहीं, मैं पीछे ही ठीक हूँ, दो टूक अंदाज में जवाब देती हुई वह पीछे आकर बैठ गई थी, जबकि सोनिया के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। उसके चालाक दिमाग ने एक योजना बना ली थी। अगली रात वह एक लंबा सा खत लिखकर लाई, जिसके अंत में घर का लैंडलाइन नंबर दर्ज था।
अगली सुबह जब कॉलेज के सामने पहुंचकर ईशा और बाकी लड़कियां वैन से उतरकर कॉलेज चली गईं, तो सोनिया जानबूझकर वहीं रुक गई। कॉलेज का ड्राइवर भी हैरान नज़रों से उसे देख रहा था। ऐशा के अंदर जाते ही मारिया ने जल्दी से बैग से वह तय किया हुआ खत निकाला और वैन की पिछली सीट पर वहीं रख दिया जहां ऐशा बैठती थी। फिर बिना किसी को शक होने दिए कॉलेज में ऐशा के पीछे पीछे चली गई। ड्राइवर जब पिछली सीटों का जायजा लेकर आगे बैठने ही वाला था, उसकी नज़र उस खत पर पड़ी। उसने खत उठाकर पढ़ा। वह ईशा की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि वह अपनी कजिन सोनिया और चाची जान से बहुत डरती है और सोनिया की वजह से ही ड्राइवर की मोहब्बत का जवाब नहीं दे पाती। रात 12 बजे के बाद मुझे कॉल करना, उस समय मैं घर में जाग रही होती हूँ और तुम्हारी बात का जवाब ज़रूर दूंगी। ड्राइवर खुशी से झूम उठा। इतनी हसीन लड़की पके हुए फल की तरह गोद में गिर रही थी, उसे और क्या चाहिए था। वह बेसब्री से रात 12 बजे का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे पीटीसीएल पर लगातार फोन आने लगे। ऐशा तो अपने कमरे में गहरी नींद में थी, उसे कुछ पता भी नहीं था। केवल सोनिया जाग रही थी। वह दबे पांव अपने कमरे से निकलकर फोन उठा लेती थी और हल्की सी आवाज़ बदलकर वह लगभग 1 घंटे तक उस ड्राइवर से बातें करती रहती थी, जो इस खुशी में डूबा था कि ऐशा जैसी लड़की उससे बात कर रही है। यह सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहा। हफ्ते बाद जब ऐशा कॉलेज से वापस लौटी तो घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह गई। लगता है तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, सोनिया ने झलकर कहा। ईशा का दिल जोर से धड़क उठा। विवेक का नाम सुनते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। इस वक्त भी अंदर ताया जी के साथ विवेक ही आया था। सफ़ेद कुर्ता पायजामा, बाजुओं को कुहनी तक मोड़े हुए, उसकी भूरी आंखों में मुस्कान तैर रही थी। हेलो, ऐशा ने धीमी आवाज में कहा तो विवेक चौंक कर उसे देखने लगा। कॉलेज की यूनिफॉर्म में उसकी गोरी रंगत और भी दमक रही थी। सिर पर दुपट्टा, लंबे बालों की पोनी और पुराने से जूते। विवेक को देखकर अफसोस हुआ। जल्दी शादी का फैसला बिल्कुल सही था। कम से कम वह उसकी आर्थिक मदद तो कर सकता था। ऐशा, किचन में जाओ और सोनिया की मदद करवाओ। रोज खाना वही बनाती है, आज उसकी थोड़ी मदद कर दो। चाची ने मीठे लहजे में उसे वहां से चलता किया। वह चुपचाप किचन में चली गई, लेकिन विवेक की नज़रों ने उसका पीछा किया और ये नज़रें सोनिया से छिपी न रह सकीं। हम लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। ताया जी का आग्रह मजबूत था। चाची जान बुरी तरह घबरा गईं। ऐशा का रिश्ता तुड़वाकर सोनिया की शादी हवेली में करवाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही थीं। अब तो उनका दिल ये चाहता था कि किसी तरह ऐशा का रिश्ता ही टूट जाए, ताकि सोनिया के दिल में कोई टीस बाकी न रहे। मेहमानों के जाने के बाद माँ बेटी अपने कमरे में देर तक कुढ़ती रहीं। ना जाने क्या है इस सूखी सपाट ऐशा में। सिर्फ शक्ल सूरत अच्छी है और थोड़ा लंबा कद है, लेकिन विवेक को देखो, कैसी मोहब्बत से उसे देखता है। सोनिया के लहजे में जलन थी। और अगर उसे मैं बता दूं कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, तो वह उसके मुंह पर थूकना भी पसंद न करे। सोनिया ने उम्र से बड़ी बात कर दी। क्या हुआ था बचपन में उसके साथ? चाची की आंखों में चमक आ गई। सोनिया ने संक्षेप में उन्हें साइकिल वाले हादसे के बारे में बता दिया। चाची खुशी से उछल पड़ी। वाह, ये तो एक तीर से दो शिकार वाली बात हो गई। फिक्र मत कर, ब्याह कर जाने दे विवेक को उस ऐशा से। अगर पहली ही रात के बाद उसने उसे तलाकत न दिया तो मेरा नाम भी कविता नहीं। चाची जान ने मुस्कुराते हुए सोचा और सोनिया को पास बिठाकर आगे की पूरी योजना विस्तार से समझा दी। सोनिया अपनी माँ को यह नहीं बता सकी कि आधा खेल तो वह पहले ही खेल चुकी थी। उसी रात उसने वैन ड्राइवर को फ़ोन करके बता दिया था कि अगला दिन कॉलेज की छुट्टी है और वह चाहता है कि वह ठीक 12 बजे अकेले आए और ईशा का रिश्ता मांगे। वैन ड्राइवर को भला और क्या चाहिए था, उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं। अगले दिन ठीक 12 बजे वह घर आ धमका। कौन है ये लड़का? चाचा जान ने हैरानी से उसे सिर से पांव तक देखा। अपनी लड़कियों को कॉलेज ले जाता है, शायद पैसे लेने आया है, चाची जान ने बताया। लेकिन वैन ड्राइवर, जिसका नाम रहमत था, बेफिक्री से बोला, मैं पैसे लेने नहीं आया, बल्कि ईशा का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन हमारे रिश्ते के बीच सिर्फ आप दोनों ही रुकावट हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी ईशा से करवा दें।
चाची जान के होंठों पर मुस्कान फैल गई, मगर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया, जबकि चाचा जान हक्का बक्का रह गए। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी भतीजी पर इल्ज़ाम लगाया तो ज़बान खींच लूंगा। उसकी सगाई हो चुकी है और 1 हफ्ते बाद उसकी शादी है, चाचा जान गरज कर बोले। रहमत के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, मुझे पता है उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन वह ज़बरदस्ती की गई है। उसे उस अमीरजादे में कोई दिलचस्पी नहीं, वह तो मुझसे प्यार करती है। यह कहकर उसने जेब से कुछ खत निकालकर चाचा जान की ओर बढ़ा दिए। दरवाजे के पीछे खड़ी सोनिया खुशी से उछल पड़ी। खत की पंक्तियों पर नज़र डालते ही चाचा जान की हालत बिगड़ने लगी। अगले ही पल वह दहाड़े, ईशा को बुलाओ यहाँ। सोनिया दौड़ती हुई गई और कमरे में बेखबर सोई ईशा को बाजू से पकड़कर नीचे ले आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी और डर था। दुपट्टा रास्ते में कहीं गिर गया था। काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। क्या बात है चाचा जान? उसने घबराकर पूछा। लो आ गई ईशा। अब इससे पूछ लो कि यह मुझसे कितना प्यार करती है। रोज रात को 2-2 घंटे मुझसे फोन पर बातें करती है और कहती है कि वह इस हवेली की जिंदगी से तंग आ चुकी है, मुझसे शादी करना चाहती है। रहमत ने बेबाकी से कहा। ईशा बुरी तरह घबरा गई थी। आंसू उसकी आंखों में उमड़ आए थे। यह झूठ है चाचा जान। मैं तो इसे सिर्फ वैन ड्राइवर के तौर पर जानती हूँ। मैंने इससे कभी फोन पर बात नहीं की। वह रोने लगी। चाचा जान ने उसे घूर कर देखा। मैं तो पहले ही कहती थी, ये कितनी मक्कार लड़की है, अपने आशिक को घर तक ले आई है। दिल करता है अभी भाईजान को फ़ोन करके इस रिश्ते से इनकार करवा दूं, चाची जान ने कहा। नहीं चाची जान, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया। ईशा फूट फूट कर रोने लगी। चाचा जान ने खुद पर मुश्किल से काबू पाया, खतों को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। खबरदार, आज के बाद मेरी भतीजी का नाम लिया तो निकल जा मेरे घर से। उन्होंने रहमत को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वह चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया। शुक्र था उसमें कोई बदले की भावना नहीं थी, मगर चाचा जान का गुस्सा चरम पर था। बंद करो इसका कॉलेज, इसने तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज ही भाईजान को फ़ोन करता हूँ, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दो। अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। चाचा जान फ़ोन लेकर बाहर निकल गए। ईशा ज़मीन पर बैठती चली गई। सोनिया ने एक जलन भरी मुस्कान उसकी ओर उछाली। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें विवेक के हाथों जलील और बदनाम न करवाया तो मेरा नाम सोनिया नहीं। वह मक्कार मुस्कान लिए अपने कमरे की ओर चली गई। चाची जान भी उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कोई और ही फैसला कर चुकी थीं। चाचा जान के कहे मुताबिक 1 हफ्ते बाद ही हवेली वाले शादी के लिए आ पहुंचे। विवेक का दिल आज कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। वह अपनी मोहब्बत को पाने जा रहा था। बचपन से ही उसने अपने नाम के साथ ईशा का नाम जोड़ा महसूस किया था। उसकी 1-2 तस्वीरें उसके पास थीं, जिनसे वह हर रात बातें करके सोता था। वह जानता था कि ईशा अपने माता पिता के साथ नहीं, बल्कि चाचा चाची के साथ रहती है, और हालात की नज़ाकत से वह वाकिफ था। जब उसने हवेली के बाहर सोनिया को खड़ा देखा तो उसने कहा, मुझे ईशा से मिलना है। शादी से पहले वह उसे एक बार देखना चाहता था। वह जानता था कि वह खूबसूरत है, मगर अपनी दुल्हन को सज-धज कर देखने की चाह विवेक के दिल में थी। धीरे धीरे उठकर वह कमरे से बाहर निकला। सोनिया ने सिर से लेकर पैर तक उसे हसरत भरी नज़रों से देखा। काले रंग के कपड़ों में वह बेहद आकर्षक लग रहा था। अच्छा हुआ तुम यहाँ आए, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है ईशा के बारे में। सोनिया की बात सुनकर विवेक हैरान रह गया। ईशा के बारे में क्या बात करनी है? उसके लहजे में शक झलक रहा था। सोनिया ने चारों ओर देखा कि कोई उनकी बात न सुन रहा हो और बोली, मुझे तुम्हें देखकर हैरानी होती है। अपना स्तर देखो और फिर तुमने शादी के लिए किसे चुना है? उसके पास तुम्हें देने को क्या बचा है? कई लड़कों के साथ उसके संबंध हैं। हर आने वाले के साथ वह प्रेम संबंध बनाती है। यहाँ तक कि उसने हमारे वैन ड्राइवर को भी नहीं बख्शा। तुम्हारे साथ रिश्ते को लेकर वह बेहद नाखुश है। उसे तुम बस तुम्हारी दौलत और स्टेटस के कारण पसंद हो, शादी वही कर रही है। सोनिया की तीखी बातों को सुनकर विवेक स्तब्ध रह गया। यह क्या बकवास बातें कर रही हो तुम? विवेक ने कहा। ईशा मेरी मंगेतर है, वह किसी और की तरफ क्यों देखेगी? सोनिया ने हंसते हुए कहा। मेरे पास कई सबूत हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बस इतना ही कहना काफ़ी है कि वह एक झूठा पात्र है, जिसे कई लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। हाँ, अगर तुम भी इस झूठे पात्र को अपनाना चाहते हो तो शौक से करो, लेकिन वह अपनी कुंवारीपन तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रख सकी, न ही वह सभ्य है।
इतना कहकर सोनिया अंदर की तरफ बढ़ गई। विवेक पर ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अंदर शादी के लिए उसे बुलाया जा रहा था और वह अंदर जल रहे अंगारों की तरह था। उसे सोनिया की बातों पर तुरंत विश्वास नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इतनी बड़ी बात सोनिया बिना वजह नहीं करती। उसने एक घायल नज़र ऊपर कमरे की ओर डाली। अगर यह सब सच हुआ तो क्या मेरी बचपन की मोहब्बत बेकार जाएगी? उसने अपने दिल में दर्द की एक लहर महसूस की। खुद उसने आज तक किसी औरत की ओर नज़र उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि वह ईशा का बंदा था। वहीं ईशा, उसके दिल में एक दर्द उभरा। बाबा जान लगातार आवाज़ दे रहे थे। मजबूरन वह अंदर गया और बैठ गया। उसके दिल और दिमाग में जैसे तूफान छिड़ गया हो। कमरे में बैठी ईशा कांप रही थी। बस यही सोच रही थी कि कहीं विवेक को वैन ड्राइवर के बारे में पता न चल जाए। उनकी शादी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे। कोविता देवी मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि तुमने एक रात बाद ही उसे तलाक देना है। शादी के 1 महीने बाद भी आग में जलते हुए उसने विवेक से शादी की थी। उसने 1 महीना इंतजार किया कि विवेक उससे संपर्क करे, जो उसकी पूरी मोहब्बत में डूबा था। लेकिन विवेक ने संपर्क तो दूर, एक नज़र भी उसे नहीं दी। रो रो कर उसकी आंखें गुलाबी हो गई थीं। अस्पताल गए, लेकिन विवेक और उनकी मां का कोई पता नहीं था। कितने घंटे बीत गए थे। वह धीरे धीरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। गीले बाल उसके पीछे बिखरे थे और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वह फ़ोन करने की सोच ही रही थी कि पोर्च में एक कार रुकती हुई दिखाई दी। कार के फ्रंट सीट से विवेक उतर रहा था, थका हुआ सा। उसने कार का दरवाज़ा बंद किया और पीछे से बाबा जान को सहारा देकर बाहर निकाला। ईशा ने राहत की सांस ली और उसका दिल जोर से धड़क उठा। क्या अब वह फैसला कर पाएगा? बाबा जान ठीक थे और घर वापस आ गए थे। इसका मतलब था कि वह जल्दी ही उसे तलाक दे देगा। ईशा की आंखें फिर नम हो गईं। अरे, तुम क्यों परेशान हो रही हो ईशा? तुम्हारे बाबा जान बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें बस छाती में हल्का दर्द था। हमने सोचा हार्ट अटैक है, लेकिन अब सब ठीक है। सौदा देवी ने उसे सहलाते हुए कहा, तुम पहली रात की दुल्हन हो, अपने कमरे में जाकर आराम करो। विवेक भी अभी वहां आ जाएगा। सौदा देवी की बातें सुनकर वह सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। विवेक ने जरा सा उसका नज़ारा उठाकर देखा। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसका नाजुक रूप उसकी संपत्ति था। यह सोच खुश करने वाली थी कि वह उसकी थी। कल रात के गुजरे हुए खूबसूरत पलों को वह बुला भी नहीं पा रहा था। लेकिन सोनिया की बातें दिल में आग की तरह जल रही थीं। मैं अभी कमरे में नहीं जा रहा, मुझे काम है, कहकर वह हवेली से बाहर निकल गया। काफी देर तक सड़कों पर गाड़ी चलाने के बाद उसका रुख करण के घर की ओर हो गया। क्या बात है विवेक, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। बचपन की मोहब्बत पाकर कोई इतना उदास कैसे हो सकता है? करण ने जांचती नजर से उसका जायजा लिया। विवेक ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। मैं क्या करूं करण, मेरा सिर फट रहा है। मैं उस पर शक कर रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिसे पाने के लिए मैंने इतना इंतजार किया, अब मुझे उसी को तलाक देना होगा। वह टूटा हुआ लहजे में कह रहा था। करण अचानक चौंक गया। तलाक? तलाक क्यों दे रहे हो तुम? आपकी शादी हो चुकी है, तो फिर आज ये बुरा शब्द अपने होठों से क्यों निकाल रहे हो? बताओ, क्या परेशानी है? करण के सवाल पर वह बेबस होकर सिर हिला पाया। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता कि उसने मेरे साथ क्या किया है। वह खुद को मेरे लिए संभाल ही नहीं सकी। मेरी गैर मौजूदगी में उसने अन्य पुरुषों से रिश्ते बनाए हैं। वह मजबूरी से कह रहा था और अपना रुख मोड़ लिया। अपनी ही पत्नी की बेवफाई स्वीकार करना किसी भी आदमी के लिए आसान नहीं होता, खासकर विवेक के लिए। करण ने गंभीर नज़र से उसे देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने अपनी आंखों से ईशा को किसी और के साथ देखा है? विवेक ने मना करते हुए सिर हिलाया। नहीं, लेकिन सबूत पाने के लिए मुझे उसे किसी और पुरुष के साथ देखना जरूरी नहीं था। क्या तुम नहीं जानते कि कल हमारी शादी की पहली रात थी और जब मैं उसके करीब गया तो महसूस हुआ कि वह कोई कुंवारी लड़की नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया है। विवेक के शब्द झर की तरह थे। करण ने गहरी सांस ली। ओह माय गॉड, मैं सब समझ गया। तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है, मेरी पत्नी एक प्रसिद्ध गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर है और गांव के सरकारी अस्पताल की इंचार्ज भी है। करण की बात सुनकर विवेक ने समझने के भाव से सिर हिलाया। हाँ, मैं जानता हूँ भाभी को अच्छी तरह,
कई बार उनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। विवेक की बात पर करण उठकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया और उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। करण ने उसे कमरे में छोड़ते ही बाहर आ गया। करण की पत्नी धीरे धीरे विवेक के सामने आकर बैठ गई। मुझे करण ने बताया है कि तुम्हारे मन में क्या उलझन है। डॉक्टर की बात सुनते ही विवेक का रंग लाल हो गया। हिचकिचाते हुए वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुझे करण से उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी निजी बातें जाकर तुमसे चर्चा करेगा। मैं अपनी पत्नी के धोखे के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। भाभी, विवेक ने रुख मोड़ा। शायद वह कमरे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन करण की पत्नी अपनी जगह से उठकर बोली, कृपया बैठिए। किस धोखे की बात कर रहे हैं आप? वह धोखा जो ईशा ने आपको दिया ही नहीं। अगर आप कहना चाहते हैं कि शादी की पहली रात आपकी पत्नी की कुंवारी स्थिति साबित नहीं हुई, तो समझिए कि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि लड़की की कुंवारीपन किसी एक निश्चित प्रक्रिया से साबित हो सके। अक्सर बचपन में खेलने फिरने या साइकिल ज्यादा चलाने से लड़कियों का कुंवारीपन प्रभावित हो जाता है, जिसके बाद पति को वह प्रमाण नहीं मिलता जो शादी की पहली रात उसे चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूं और इस मामले की नाजुकियत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के कुंवारीपन पर शक किया हो। मेरे पास रोजाना ऐसे कई केस आते हैं जिनमें पति नवविवाहिता पर प्रताड़ना करते हैं, क्योंकि शादी की पहली रात उन्हें बिस्तर पर वह खास निशान नहीं मिलता जिससे साबित हो कि उनकी पत्नी पाक है या नहीं। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कम से कम आपको मानव शरीर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जहां तक मुझे लगता है, आपकी पत्नी बेगुनाह है। अगर उसने बचपन में ज्यादा साइकिल चलाई है या मेहनत वाले काम किए हैं, तो संभव है उसका कुंवारीपन बचपन में ही कहीं खो गया हो। ऐसे में उसे धोखा देने वाली बात कहना पूरी तरह अनुचित है। करण की पत्नी की आवाज में कड़वाहट थी। शायद वह विवेक को ऐसी बातें कहते नहीं सुनना चाहती थीं। विवेक को एक झटका लगा। आप सही कह रही हैं, मुझे अपनी पत्नी से पूछना चाहिए था। उसकी आवाज में हल्की शर्मिंदगी थी। सामने बैठी डॉक्टर ने कंधे उचकाए। आप पढ़े लिखे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप दुनिया भर के डॉक्टरों से इस बारे में बात कर सकते हैं। रिसर्च का काम एक क्लिक पर आपके सामने होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी पत्नी से बात करें। कम से कम पति पत्नी के बीच इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जान सकें कि आपकी पत्नी का चरित्र साफ है या नहीं। तंज कसते हुए करण की पत्नी उठकर अंदर चली गई। विवेक ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। उसने तो ईशा से बात तक करना पसंद नहीं किया था, सिर्फ आदेश दिया था। वह जानता था कि ईशा बचपन में मेहनत भरी जिंदगी जीती रही है। चाची जी उसे सुबह से शाम तक जानवरों की तरह काम पर लगाती थीं। यह बात वह जानता था, तो फिर अपनी पत्नी पर भरोसा क्यों नहीं किया? लेकिन सोनिया की बातें बेबस ही उसके दिमाग पर सवार हो गई थीं। मुझे ईशा से इस बारे में बात करनी चाहिए। मेरा और उसका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि मैं सिर्फ सोनिया की बातों पर भरोसा खो बैठूं। तेजी से गाड़ी चलाते हुए वह अपने घर की तरफ मुड़ा। आसमान पर छाए बादल इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ ही मिनटों में जोरदार बारिश होने वाली है। जैसे ही वह हवेली पहुंचा, आसमान बादलों से पूरी तरह ढक चुका था। हवेली में कदम रखने से पहले ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। हवेली में सन्नाटा था, सभी सो चुके थे। विवेक भारी कदमों से अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। धीरे धीरे ताला खोलकर अंदर गया। वह बिस्तर पर करवट लेकर लेटी थी। उसकी खास खुशबू कमरे में फैली हुई थी। विवेक ने गहरी सांस लेकर खुशबू को अपने अंदर समेटा। उसके दिल में पछतावा उठने लगा। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। वह तकिए में अपना चेहरा छिपाए रो रही थी। शायद उसे विवेक के आने का पता नहीं था। कमरे में मंद रोशनी थी। विवेक का दिल किसी और ही धड़कन पर था। वह भारी कदमों से उसके पास गया। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वह घबराकर उठ बैठी। उसके होठों से निकला, कल रात और सुबह की सारी बातें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो। मेरा किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। विवेक ने गहरी सांस लेते हुए उसके साथ बैठ गया। तभी बिस्तर पर रखा ईशा का मोबाइल बजा। सोनिया की कॉल आ रही थी। विवेक हैरान रह गया। मारिया ईशा से क्या बात करना चाहती थी? किसी अनजाने कारण से उसने कॉल रिसीव की और लाउडस्पीकर ऑन कर मोबाइल ईशा के हाथ में दे दिया।
आंसू पोंछती ईशा ने हैरानी से विवेक की ओर देखा। सोनिया की आवाज़ लाउडस्पीकर पर गूंजी, कैसी हो कज़न? अभी तक वापस नहीं आई? मुझे तो लगा था विवेक तुम्हें सुबह सुबह ही धक्का मारकर बाहर कर देगा। उसने कहानी ऐसी सुनाई थी कि वह मुस्कुराई। ओ बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि उस वैन ड्राइवर को खत कौन लिखता था और फ़ोन पर कौन बातें करता था। जिसने बाद में तुमसे प्यार का दावा किया वह मैं थी। मैंने तुम्हारे नाम पर उससे कई तोहफे लिए और फिर सारी बातें विवेक को बता दी। तुम्हारा नाम लेकर इंटेलिजेंट होना। वह जोर से हंसी। ईशा की आंखों में आंसू भर आए। ये सब तुमने क्यों किया सोनिया? ईशा की भीगी आवाज़ सुनकर सोनिया के दिल को सुकून मिला। मैंने ये इसलिए किया ताकि विवेक तुम्हें तलाक दे दे, समझी? और यह जो तुम्हारी भीगी हुई आवाज़ है उससे साफ पता चलता है कि विवेक ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और करेगा भी क्यों? तुम्हारा तो कुंवारीपन तक सुरक्षित नहीं था। वह साइकिल वाली कहानी पर कौन यकीन करेगा? आजकल के मर्दों को यही लगता है कि अगर औरत कुंवारी नहीं है तो उसका किसी और मर्द से संबंध होगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है ना? और अब तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस हवेली में अब मैं राज करूंगी, विवेक की दुल्हन बनकर। समझ गई? कहती हुई सोनिया ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन ईशा के हाथ में थरथराते हुए रह गया। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। गहरी सांस लेते हुए विवेक ने मोबाइल उसके हाथ से लेकर नीचे रख दिया। पछतावे का एहसास उसे घेर चुका था। उसने एक बार भी ईशा पर भरोसा करना ज़रूरी नहीं समझा, और वह भी इतना अनाड़ी कैसे हो गया कि एक सुनाई हुई बात पर यकीन कर बैठा। आप मुझे किसी हॉस्टल में भेज दें, मैं चाची के घर वापस नहीं जाऊंगी। आंसू दबाते हुए वह मुश्किल से बोली। विवेक ने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। आश्चर्यचकित विवेक उसकी सुरक्षित छत्रछाया में आते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन सोनिया की बातों ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी पवित्रता पर अब मेरा कोई शक नहीं है। जहाँ तक तुम्हारे कुंवारीपन की बात है, मैं मानता हूँ कि मेहनत भरी जिंदगी और बचपन में खेलकूद की वजह से लड़कियों में ये मामूली बदलाव आ जाते हैं। ऐसे में लड़कियों के चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। धीरे धीरे कहते हुए वह उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। विवेक के अस्तित्व में जैसे सुकून उतर आया हो। मेरा तुमसे वादा है कि आगे कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, और जहां तक तुम्हें तलाक देने की बात है, कोई अपनी मोहब्बत पाकर उसे कैसे छोड़ता है? उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए विवेक ने प्यार भरी नज़र से देखा। ईशा को लगा जैसे उसकी आत्मा के जख्मों पर कोई मरहम लगा हो। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। सोनिया और चाची की साजिशों को अब मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। धीरे से उसका माथा चूमते हुए विवेक ने उसे अपने पास लगा लिया। ईशा के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। आखिरकार कुदरत ने उस पर रहम किया था।